चलो, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में, और हमने लिखा था रिलेटिव परमिएबिलिटी इज अ यूनिटलेस और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, लिखा था हमने। अब यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग नोट लिखे थे, इसका रिलेशन नहीं आया था आप लोग? चलो ठीक है, नहीं आया था। कितना पॉइंट हुआ था? 8 हुआ था। चलो, अगला जो टॉपिक है ध्यान देंगे, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो 9 नंबर में 8 नंबर पॉइंट हुआ है, तो हम लोग 9 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। 9 नंबर में हेडिंग दिया जाए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। 9 नंबर पॉइंट में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब मैग्नेटिक अगर ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट को रखा जाए तो कितना इजीली मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, उसका मैग्नेटाइजेशन कितना इजीली होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर वो इजीली मैग्नेटाइज होता है तो आप बोलेंगे इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर मैग्नेटाइज नहीं होता है तो वो लेस देन 1। कल बताया था हमने पारा, डाई और फेरो के बारे में, बिल्कुल उसी तरीके का ये भी होता है। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, लिखा जाए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, लिखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द magnetic susceptibility is the magnetic susceptibility is the property of substance is the property of substance is the property of substance which show is the property of substance which show how easily the substance which show how easily the substance can be magnetized, how easily the substance can be magnetized when placed in the magnetizing field, when placed in the magnetizing field। तो ध्यान देंगे आपने क्या लिखा है, ये किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है जो शो करता है कि हाउ इजीली दैट सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कि अगर किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे तो कितने आसानी से इसको हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए इट इज डिनोटेड बाय, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय काई, इट इज डिनोटेड बाय काई। देखिए सामने लिखा हुआ है, तो ये एक्स जैसा देख रहा है ना, इसको चाय नहीं काई पढ़ा जाता है, ठीक है, कोई चाय भी पढ़ लेता है। तो देखिए ये नोटेशन है हम लोग का लिखने का। अब यही आप देख रहे थे यहाँ पर, देखिए इस तरीके से, ठीक है, और इसका नोटेशन है हमारे पास, देखिए इस तरीके से, तो दैट इज कॉल्ड काई। और ये क्या होता है, तो ये होता है आई अपॉन एच, ठीक है। इसका एक और डिफिनेशन है, ये तो हमने प्रॉपर्टी से लिखवाया, इसका एक और डिफिनेशन है कि सर हाउ कैन वी फाइंड द मैग्नेटिक सब्सटेंस इजीली मैग्नेटाइज्ड और नॉट, इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना होगा ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला काई इक्वल टू आई अपॉन एच। तो आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, और एच क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। दोनों के रेशियो से क्या कर लेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। और ध्यान देंगे ये भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, क्यों,
उसका भी एम्पियर मीटर इनवर्स 1 होगा और इसका भी एम्पियर मीटर इनवर्स 1, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नोटेशन हो गया, पैराग्राफ चेंज करके फॉर्मूला लिखते हैं इसका। तो ये होगा क्या लिख दे रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एक कितना था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको कैसे डिनोट किया जाए, वेक्टर आई से और इसको वेक्टर एस से लिख लिया जाए। अब इसका एक और डेफिनेशन दिख रहा है कि मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी भी क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको लिख लीजिए, इसके नीचे एक और फॉर्मूला होता है। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी है जो रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है। हो गया वाला, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। Hence we can say that magnetic susceptibility is the ratio of intensity of magnetization and intensity of magnetizing field, intensity of magnetization and intensity of magnetizing field। हो गया वाले, दोनों सामने दिख रहा है आपको, नोट करके लिखा जाए। लिखेंगे मैग्नेटिक susceptibility is a unitless or dimensionless physical quantity इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ध्यान देंगे। आपने लिखा कि काई इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन एच। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का होता है एम्पियर मीटर इनवर्स 1 और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है एम्पियर मीटर इनवर्स 1, कैंसिल 1। तो बताइए इसका यूनिट क्या होगा, नथिंग, इट इज अ यूनिटलेस और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि सेम रेशियो का जो क्वांटिटी होता है हमेशा क्या होता है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। सो इट इज अ यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, लिख सकते हैं इसको। अब क्यों यूनिटलेस है, तो यहाँ दिख रहा है ना, दोनों का यूनिट सेम ही है, दोनों कैंसिल होगा तो 1 होगा। 1 क्या है, डिजिट है। चलिए एक और नोट लिखेंगे हम लोग। बोला जाए, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक
relation between magnetic permeability and magnetic susceptibility तो देखिए ये रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन जो है ये है म्यू इक्वल टू मी नॉट 1 प्लस काई एम। अब देखिए हमको लिख लेने दीजिए, उसके बाद ही लिखिएगा। तो ये तो इसके साथ रिलेशन हो गया, ठीक है। अभी म्यू भी लेके आएंगे, इसका डिवीजन में लेके आइए इसको, ये डिवीजन में आ जाएगा तो म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। ये रेशियो को क्या बोलते हैं, तो कल याद कीजिए आपको पढ़ाया गया था रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये कितना था, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट। इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है, तो परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, या एक और नाम था एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। और ये किसका परमिएबिलिटी है, मीडियम का। आप यहाँ एम भी लिख सकते हैं। और इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव। ये भी आपको समझाए थे, जब एयर या वैक्यूम के परमिएबिलिटी से किसी मीडियम का परमिएबिलिटी कंपेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो बताइए कैसे इसको रिप्लेस किया जाए, इन दोनों को कैसे रिप्लेस करेंगे, म्यू आर से। तो इसको अगर रिप्लेस करना हो, हटाना हो, तो म्यू आर इक्वल टू कितना, 1 प्लस काई एम। दैट इज रिलेशन 1, दैट इज रिलेशन 2। लिख लिया। तो दिस इज द रिलेशन फॉर द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये रिलेशन हो गया हमारा, और ये अलग अलग टर्म में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हो गया वाला। चलिए, ये दोनों रिलेशन है आपका, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये किसके साथ है, रिलेटिव परमिएबिलिटी के साथ है। ये किसके साथ है, तो मीडियम के परमिएबिलिटी के साथ है। दोनों में से कोई बता सकते हैं। हो गया बालक। आगे हमको पढ़ना है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। ये हो गया जितना हमारा वेरियस टर्म है रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म जो था, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी आगे और बहुत सारा टर्म मिलेगा, धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे हम लोग। आगे हिस्टेरेसिस के बारे में पढ़ना है, हिस्टेरेसिस लूप है, हिस्टेरेसिस लॉस है, ठीक है, ये सारा समझेंगे। लेकिन पहले आते हैं हम लोग मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। तो बात हुआ था पिछले क्लास में कि अर्थ जो है ह्यूज मैग्नेट है। विलियम गिलबर्ट ने ही बताया था कि अर्थ जो है बहुत बड़ा सा मैग्नेट है। तो अगर ये मैग्नेट है तो इसके अंदर मैग्नेटिक एलिमेंट भी होता है, ठीक है। इस पे हम लोग बात भी किए थे कि विलियम गिलबर्ट ने जो बताया था उनका कंसेप्ट हमने काटा था। हम लोगों ने बताया था कि इसके बाद फैराडे का आया था, ठीक है, ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट से उससे डिफिनीशन आया था कि अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट वगैरह नहीं रखा गया है, उसके अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो अलग अलग लेयर में अलग अलग होता है। सिलिकॉन मैग्नीज होता है, निकेल फेरस होता है, सिलिकॉन एल्युमिनियम होता है, अलग अलग लेयर में अलग अलग मैग्नेटिक सब्सटेंस पाया जाता है। तो इसीलिए उसका बिहेवियर मैग्नेटिक होता है। और कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नॉर्थ और साउथ में क्यों रुकता है, इस पे हम लोग अभी बात कर लेंगे। पीछे भी बताए थे कि अर्थ के कोर में मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व करता है। जब अर्थ के साथ रिवॉल्व करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ में होता है। इसीलिए किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, इट ऑलवेज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ। क्लियर है वाले? तो हेडिंग दे दीजिए। तो हेडिंग देंगे मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ।
हो गया बालक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देंगे, अच्छा ये हुआ है हम लोग का डाई पैरा फेरो हुआ है, नहीं हुआ है ना, एक स्टेप आगे चलेगा हम लोग। मैग्नेटिक मटेरियल, इसको सुधार लीजिए, अब एक स्टेप पीछे आएंगे, ठीक है। अभी अर्थ वाला नहीं पढ़ेंगे, हेडिंग दिया जाए मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, इसके बाद उस पर हम लोग आएंगे। तो ध्यान देंगे मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, तो जिससे आप मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है, दैट मटेरियल विच आर यूज्ड टू फॉर्मिंग अ मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। और ऑन द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, फैराडे डिवाइडेड दिस मैग्नेटिक मटेरियल इनटू 3 पार्ट्स, मेनली 5 है लेकिन आपको पढ़ना 3 ही है, दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लिखेंगे, डिफाइन किया जाए, लिखेंगे दैट मटेरियल which are used to, that material which are used to, that material which are used to forming a magnet, which are used to forming a magnet, that is called, which are used to forming a magnet, that is called magnetic material, which are used to forming a magnet, that is called magnetic material, that is called magnetic material. Faraday divided the magnetic material, Faraday divided the magnetic material, Faraday divided the magnetic material into 3 parts, according to, into 3 parts according to their magnetic behavior, according to their magnetic behavior, according to their magnetic behavior, डैश दे दीजिए। तो ध्यान देंगे मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पर मैग्नेटिक मटेरियल को मेनली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पार्ट तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 5 पार्ट से भी ज्यादा होता है, लेकिन मेनली हम लोग 3 ही पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला है डाईमैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक मटेरियल। सेकंड में है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसको सब्सटेंस भी कहा जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और सब्सटेंस। और थर्ड वाला है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और सब्सटेंस। लिख लीजिए तीनों। तो 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। थोड़ा सा इसको समझते हैं और इसके बाद इसके बारे में हम लोग एक एक करके लिखेंगे। तीनों नाम लिख लिए, हो गया बालक। चलिए, इस पे पिछले क्लास में भी बात हुआ था कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है बहुत ही लो स्ट्रेंथ का मैग्नेट है, बहुत ही लो स्ट्रेंथ का मैग्नेट है। इन मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड लेंथ को रिपल्शन में लाता है, रिपेल कर देता है उनको, ठीक है। मतलब ये एक तरह का मैग्नेट है ही नहीं, इसका स्ट्रेंथ बहुत लो होता है। और आपको याद होगा कल बताया गया था कि ये अपने अंदर से
बहुत कम फील्ड लाइंस को प्रेफर करता है पास करने के लिए। तो इसका हम लोग पढ़े थे कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है वो लेस देन 1 होता है, याद है? रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या था? तो आपने बताया था कि सर जो मैग्नेट अपने अंदर से फील्ड लाइंस को क्रॉस होने देता है उसका परमिएबिलिटी ज्यादा होता है। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे 3 मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है? ये आपका डाई मैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है और ये फेरोमैग्नेटिक है। तो आप देख सकते हैं कि इससे बहुत ज्यादा रिपल्शन कर चुका है। अगर ये मैग्नेटिक एलिमेंट है तो ये जो फील्ड लाइन सीधे क्रॉस कर रहा था वो ऊपर से जा रहा है, मतलब ये फील्ड को छोड़ के जा रहा है। तो इसका मतलब ये फील्ड लाइंस के साथ रिपल्शन कर रहा है। और एक चीज और बता दे, जब डाई मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाता है पोल्स के बीच में तो ये रिपल्शन करता है। जैसे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और ये फील्ड लाइन सीधे था, लेकिन जैसे ही डाई मैग्नेटिक मटेरियल को रखा गया तो ये फील्ड लाइंस ऊपर से जाने लगा और ये नॉर्थ पोल इस पर फोर्स लगाएगा साउथ पोल और इसको रिपल्शन में ला देगा, मतलब ये फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्यों हो गया? क्योंकि ये रिपल्शन कर दिया, ठीक है? ये इससे रिपल्शन कर दिया तो ये रोटेट कर गया वाला। और फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं इससे प्रेफर कर रहा है पास करने के लिए, नहीं। इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत कम है, इसका मैग्नेटिक नेचर लो है, इसलिए इससे फील्ड लाइंस प्रेफर नहीं करता है। तो इसका जो परमिएबिलिटी होता है ये लेस देन 1 होता है, याद रखिएगा। परमिएबिलिटी मतलब जो अपने अंदर से होकर फील्ड लाइंस को प्रेफर करता है, तो जिससे जितना अधिक फील्ड लाइंस पास करेगा उसका परमिएबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है। जो कम प्रेफर करेगा, जिससे कम फील्ड लाइंस क्रॉस करता है, उसका परमिएबिलिटी क्या होगा? कम होगा और वो लेस मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हो गया आपका डाई। तो सब एक ही बार में समझते हैं यहाँ डायग्राम में, ठीक है? यहाँ पे समझिए, आपने बोला सर पारा जो है इससे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर थोड़ा सा हाई है, क्योंकि बहुत इसमें देख रहे हैं हमने कुछ फील्ड लाइंस जो है इससे पास किया है। तो याद रखेंगे पारा मैग्नेटिक मटेरियल का जो स्ट्रेंथ होता है वो डाई से थोड़ा सा ज्यादा होता है और इससे कुछ फील्ड लाइंस प्रेफर करते हैं पास करने के लिए। तो इसका परमिएबिलिटी जो होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत लो होता है तो इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, कुछ होता है, तो दैट इज ग्रेटर देन 1। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है तो दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अब इसमें आप देख सकते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये क्या कर रहा है कि अगल बगल का सब फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लिया और सबको कह रहा है कि प्रेफर कीजिए हम इसे जाने के लिए। मतलब ऑल द फील्ड लाइंस आर प्रेफर्ड टू पासेस थ्रू द मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और सब्सटेंस। तो आप देख सकते हैं ये जितना था सब किससे प्रेफर कर रहा है? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और सब्सटेंस से। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और बिहेवियर बहुत हाई होता है। इसका मतलब ये भी है कि इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगा 1 से। तो बिल्कुल आपने यही तो पढ़ा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। तो ये दिखलाता है कि किसी मैग्नेट को कितना इजीली हम लोग मैग्नेटाइज कर पाते हैं। तो ये ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट बनता है इससे, याद रखिएगा। इसमें 2-3 मटेरियल ही आता है, फेरस आता है, निकेल आता है, कोबाल्ट आता है। ये तीनों जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है और इससे परमानेंट हम लोग मैग्नेट बनाते हैं। आपके एग्जाम में कोबाल्ट वगैरह पूछा जाता है और इसमें कुछ एलॉय वगैरह भी यूज करते हैं, जैसे टंगस्टन स्टील हो गया, टंगस्टन आपका स्टील हो गया, टंगस्टन कोबाल्ट हो गया, इसके साथ हम लोग यूज करते हैं। तो अभी लिखेंगे इसी के बारे में, क्लियर है? तो सबसे पहले कौन पढ़ना है, इसके बाद सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है किसका है, सबसे कम स्ट्रेंथ किसका है, क्लियर है बालक? तो याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फेरो का होता है, इससे कम पारा का होता है और सबसे कम, चलिए 1 नंबर में
एक नंबर में डिफाइन किया जाए, लिखेंगे द material which are weakly magnetized, the material which are weakly magnetized in the direction of opposition of applied magnetic field are known as diamagnetic material, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, और डाइमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। इसके बाद देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है द परमानेंट डाइपोल्स आर एब्सेंट इन द डाइमैग्नेटिक मटेरियल, इसी में लिख लीजिएगा द परमानेंट डाइपोल्स आर एब्सेंट इन द डाइमैग्नेटिक मटेरियल, the permanent dipoles are absent in the diamagnetic material। देखिए परमानेंट डाइपोल क्यों कह रहा है, क्योंकि ये जो होता है चेंज होता है, जैसे ही रिपल्शन करेगा तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, और ये वीकली मैग्नेटाइज होता है। ध्यान देंगे डाइमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इस मैग्नेटिक बिहेवियर लो रखता है अपने अंदर। अब सवाल ये है कि सर कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा मटेरियल है जिसको डाइमैग्नेटिक मटेरियल कहा जाएगा। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, यहां भी देख सकते हैं इसके बारे में दिया हुआ है कि डाइमैग्नेटाइट क्या है, द स्लाइटली रिपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। नाम दिया हुआ है तो नाम देखिए, पूरा नाम देखते हैं। ये आपका पीरियोडिक टेबल है और इसमें आप देख सकते हैं ये जो सबसे ऊपर है, ठीक है, इसको वॉयलेट नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा सा लाइट वॉयलेट में है, ये डाइमैग्नेटिक है। ये जितना देख रहे हैं इस कलर का ये सारा डाइमैग्नेटिक है। मैक्सिमम नॉन मेटल ही हमको दिख रहा है क्योंकि इधर वाला ज्यादा नॉन ही मेटल होता है। तो जितना ये कलर में आप देख रहे हैं ये सारा क्या है आपका डाइमैग्नेटिक नेचर का है। अब इसमें से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपर के बारे में, सिल्वर के बारे में, गोल्ड के बारे में, तो हम लिखेंगे। अब सारा नाम तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, पीरियोडिक टेबल होगा ना आपके पास, तो आप इसको पढ़िएगा। इसमें कुछ नाम हम लोग लिखेंगे जो हमारे एग्जाम वगैरह में आता है, लिखेंगे एग्जाम्पल में लिख लिया जाए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, मरकरी, कॉमा डायमंड, कॉमा मार्बल, कॉमा ग्लास, कॉमा सिलिकॉन हो गया, कॉमा क्वार्ट्ज, नाम सुने हैं, क्वार्ट्ज, कॉमा वाटर, कॉमा एल्कोहल, कॉमा एयर, कॉमा हीलियम का नाम सुने हैं, कॉमा आर्गन,
कॉमा हाइड्रोजन, कॉमा नाइट्रोजन हो गया, कॉमा सॉल्ट, सॉल्ट आर डाई मैग्नेटिक मेटेरियल। ठीक है, तो इसमें से कुछ नाम हम लोग लिख लिए हैं, है ना जी। अब इसमें से आता कौन है, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। चलिए, दिख रहा है ना बालक, तो पूरा उधर है, लिस्ट बना हुआ है, आप इसको याद कर लेंगे। चलिए, अब बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज पर। सर इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। तो एक दो प्रॉपर्टी तो शुरू में ही देख लिए हैं कि इसका मैग्नेटिक नेचर बहुत कम होता है। इसका मतलब कि इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा, तो लेस देन 1 होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पोल्स होता है इसको रिपेल करेगा। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लेंस इससे प्रेफर नहीं करता है पास करने के लिए। ठीक है, वो इससे पास नहीं करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स having low strength of a magnetizing field, having a low strength of magnetizing field, having low strength of magnetizing field, मतलब इसका जो मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ होता है बहुत कम होता है। हो गया बालक। चलिए, अब इसके प्रॉपर्टी पे आएंगे, प्रॉपर्टी कुछ लिखेंगे, हेडिंग दिया जाए प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग दिया जाए प्रॉपर्टीज ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल। अब प्रॉपर्टी लिखना है तो आपको एग्जाम में कम से कम 5 तो लिखना ही है। ठीक है, अगर आता है कि राइट अबाउट द डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज, तो डिफाइन करके प्रॉपर्टीज लिखना है। कभी कभी डिफरेंस लिखने के लिए आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, राइट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले मटेरियल को पढ़ेंगे फिर उसका प्रॉपर्टीज, पहले मटेरियल को उसका प्रॉपर्टीज। तो 1 नंबर प्रॉपर्टी में लिखा जाए, प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 में लिखा जाए डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली रिपेल्ड बाय, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली रिपेल्ड बाय a magnet, diamagnetic materials are weakly repelled by a magnet, repelled by a magnet। ये रिपल्शन करता है, क्यों, इसमें मैग्नेटिक नेचर कम होता है। हो गया बालक। 2 नंबर में लिखेंगे, 2 नंबर में लिखा जाए a freely suspended, 2 नंबर में लिखेंगे a freely suspended डाईमैग्नेटिक मटेरियल, a freely suspended डाईमैग्नेटिक मटेरियल और रॉड, a freely suspended डाईमैग्नेटिक मटेरियल और रॉड, और रॉड हो गया स्लोली, स्लोली, slowly aligns, slowly aligns itself, aligns itself at right angle, align itself at right angle, at right angle to the direction of, at right angle to the direction of, at right angle to the direction of external,
to the direction of external magnetic field, to the direction of external magnetic field। हो गया बालक। तो ये क्या करता है, अभी डायग्राम में हम लोग देखे भी है कि फील्ड के, देखिए ये फील्ड लाइंस है और ये अपने आप को राइट एंगल से अलाइन कर लिया इटसेल्फ, ये खुद क्या कर लेता है तो 90 डिग्री फॉर्म कर लेगा, यहाँ 90 बनेगा। तो इसका एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे, इसमें लिखना होगा ये नॉर्थ पोल है, देखिए वाले। तो यहां पर फील्ड लाइंस का कुछ ये डायरेक्शन होता है, ये फील्ड लाइंस है, लेकिन जैसे ही इसमें डाईमैग्नेटिक मटेरियल को रखिएगा सबका डायरेक्शन अलग हो जाएगा, सब ऊपर से नीचे से जाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दिखलाना था, तो हमको ये दिखलाना है कि अगर इसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो ये क्या करेगा, तो फील्ड के ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साउथ पोल। तो देखिए हम लोग रखे थे तो कुछ इस तरीके से, लेकिन ये क्या किया रिपल्शन कर दिया और रिपल्शन करके इसको घुमा दिया। तो ये इटसेल्फ ये खुद क्या होता है अलाइन हो जाता है किधर, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से राइट एंगल पर ये खुद अलाइन हो जाता है। देखिए यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90, इधर से एंगल लीजिएगा तो कितना होगा 90। अभी डायग्राम में यही हम लोग दिखा भी रहे थे पीछे, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ कितना एंगल बनेगा 90 और 90, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है जो जा रहा था, ठीक है, वो क्या होता है बेंड हो जाता है, क्योंकि उसमें रिपल्सन आएगा वो ऊपर से और नीचे से चला जाता है। तो आप कहेंगे तब 90 कैसे आप बना रहे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका तो डायरेक्शन सामने है, क्योंकि इसका डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होता है। जब ये रखिएगा तो ये इसको मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई नहीं जाएगा, इससे भी कुछ फील्ड लाइन जाता है, और लेकिन मैक्सिमम बाहर से ही प्रेफर करता है। तो इसके साथ अगर कोई जाएगा तो कितना होगा 90 ही फॉर्म करता है। डायग्राम बना लीजिए। तो याद रखेंगे इट हैविंग लो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। हो गया बालक। अभी और सारा प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये है, फिर आपका पारा होगा, फिर फेरो होगा, तो सबको डिफाइन करेंगे, सबका प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे। बस यही रोक देते हैं, बाकी अगले क्लास में करेंगे।